हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आ रहे हैं सॉलिड स्टेट का आपके सामने तीसरा पार्ट। पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देखिए, और माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लेट हो गए तीसरे पार्ट में, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे पैकिंग के बारे में। सॉलिड स्टेट के हमने पहले और दूसरे पार्ट में किया था। सॉलिड के बारे में हमने जाना था फर्स्ट पार्ट में, और टाइप्स ऑफ सॉलिड किए थे। और दूसरे पार्ट में हमने किया था क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तीन तरह के हमने यूनिट सेल पढ़े थे। सिंपल यूनिट सेल, जिसको हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला था, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैकिंग कि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं उनकी पैकिंग किस प्रकार होती है, ठीक है। पैकिंग करने से पहले जो हमने अब तक किया है, हम उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a compound formed by elements X and Y formed by elements X and Y crystallizes in a cubic arrangement crystallizes in a cubic arrangement in which X atoms are at the corners of cube, in which X atoms are present at the corners of the cube, and Y atoms are at the face center, and Y atoms are at the face centers. What is the formula of the compound? तो देखिए, a compound formed by elements X and Y crystallizes in a cubic arrangement in which X atoms are present at the corners of the cube and Y atoms are at the face centers. What is the formula of the compound? देखिए, एक सॉलिड बना हुआ है, ठीक है। उसमें दो तरह के एटम है, एक है एक्स एटम, दूसरा है वाई एटम। जो एक्स एटम है वो कहां पर प्रेजेंट है? एक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। एक्स एटम्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। और वाई एटम कहां पर प्रेजेंट है? वाई एटम्स आर एट द फेस सेंटर्स। कहां पर प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स पर। तो हमें बताना है कि इस जो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जानने के लिए, बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उस सॉलिड के अंदर, उस यूनिट सेल के अंदर जो बना हुआ है, उस एक यूनिट सेल के अंदर एक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है और वाई का कितना कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप ये पता कर लेंगे तो वही आपका फॉर्मूले की फॉर्म में आएगा। जैसे कि क्योंकि एक्स एटम कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर, ठीक है। तो एक्स क्या होगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एक्स कितना होगा? हमें पता है कि एक्स एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और कॉर्नर पर एक एटम को कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? जरूर बताइए। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यही सब बातें डिस्कस की थी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जब निकाला था, ठीक है। तो उसमें कि अगर यहां पर कोई एटम है, इस एटम को कितने और यूनिट सेल शेयर करेंगे? तो इस एटम को 8
यूनिट सेल शेयर करते हैं टोटल, ठीक है। तो एक के हिस्से में एक एटम का कितना हिस्सा आता है, 8वां हिस्सा आता है, ठीक है। तो 1/8 इंटू में 8, ठीक है। ये आपका x का कंट्रीब्यूशन है, x टोटल इतना प्रेजेंट है आपका, ठीक है। हर एक कॉर्नर पर x रखा हुआ है, x एटम। अब क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं तो मेरे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, x के 8 होंगे, ठीक है। और एक यूनिट सेल में x का 8वां हिस्सा आ रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1/8 से, ठीक है। तो यानी कि x का नंबर आया मेरे पास 1। तो x कितना है टोटल, जो मिलाकर अगर हम इन सबको मिला दें तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, x के 1 हैं, ठीक है। अब दूसरा हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम y। y का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें। अब y कहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि y फेस सेंटर्स पर प्रेजेंट है, और हम आपको बता चुके हैं कि फेस सेंटर पर एक जो एटम होता है, एक जो पार्टिकल होता है, उसको कितने और यूनिट सेल शेयर करते हैं, हाँ बिल्कुल, उसको 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं। एक फेस इसके ऊपर दूसरा रखा जाएगा, तो जो एक एटम है वो 2 यूनिट सेल के फेस के बीच में आ गया है, ठीक है। तो इसका हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास कितने प्रेजेंट हैं, 6 फेस प्रेजेंट है। इसका मतलब हर फेस पर एक y एटम रखा हुआ है, तो मेरे पास 6 एटम हो गए y के। और एक एटम को कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं, 2, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। तो मेरे पास y का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, 2 3 6 आ गया 3। तो मेरा फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, x और y। अब देखिए x कितना था 1, y कितना था 3, तो मेरा फॉर्मूला है XY3। ये आपका आंसर है। समझ आ गया सबको। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल। एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड 0.144 नैनोमीटर। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। आपको बताया गया है कि जो गोल्ड के एटम्स हैं वो किस यूनिट सेल के अंदर क्रिस्टलाइज हुए हैं, वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्रिस्टलाइज हुए हैं, और आपको उस यूनिट सेल की एज लेंथ बतानी है, ठीक है। जरा याद कीजिए, हमने लास्ट क्लास में एज लेंथ को किससे डिनोट किया था, बिल्कुल सही, ए से डिनोट किया था, ठीक है। और आर हमें दी गई है, ठीक है, ये हमें निकालनी है, ये हमें दी गई है, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन यहां पर यूज होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ए और आर का जो हमने रिलेशन किया था एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, वो यहां पर यूज होगा, ठीक है। अगर आपको वो पता है तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा। हमें पता है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में R और A के बीच का रिलेशन होता है 4 टाइम्स ऑफ R इज इक्वल्स टू √2A। ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म हमने की थी, वो थी A इज इक्वल्स टू 2√2 इंटू R। ये थोड़ा और भी इजी है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 इंटू में, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 इंटू R की वैल्यू हमें क्या दी गई है 0.4144, सॉरी, ठीक है, इतना नैनोमीटर। ये आपकी एज लेंथ आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 0.407 नैनोमीटर। ये आपकी एज लेंथ रहेगी। तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बहुत इजी हैं, ठीक है। इसीलिए ताकि आपको जो हमने पीछे किया था वो रिवाइज हो जाए। एज लेंथ के बाद एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन जो हमने किया था एटम्स की, वो यूज हुआ है यहां पर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज विद एफसीसी यूनिट सेल
each side of the unit cell has a length of 409 picometer. What is the radius of an atom of silver? अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमें क्या दिया हुआ था, हमें रेडियस दी हुई थी, एज लेंथ बतानी थी। इसमें क्या है, सेम यूनिट सेल यूज हुआ है, बस डिफरेंस क्या है कि हमें एज लेंथ दी हुई है और हमें रेडियस बतानी है। ठीक है, तो सेम जो रिलेशन रहेगा एफसीसी के लिए ए और आर का, वो है a इज इक्वल्स टू 2√2 इंटू आर। ठीक है, आर निकालना है क्योंकि अब हमें, तो क्या हो जाएगा a अपॉन 2√2, a की वैल्यू रख दीजिए 409 अपॉन 2 इंटू में √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक है, और इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 144.6 पिकोमीटर। ये आपकी रेडियस हो जाएगी किसी भी एटम की। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर इसको आप डाउट जो भी हैं आपके कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस कर लूंगा। तो अब हम इस चैप्टर का अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और वो है पैकिंग। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं, आज 4th टॉपिक की बारी है। पैकिंग क्या होती है? पैकिंग देखिए, पैकिंग कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ है वैसे तो, ठीक है, लेकिन होती क्या है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो किस वे में अरेंज्ड हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं पैकिंग। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स की एक फिक्स अरेंजमेंट, की वो 1 डायमेंशन में अरेंजमेंट है उनकी, ठीक है, 2 डायमेंशनल में अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पैक्ड, के पार्टिकल्स पैक्ड हैं किस अरेंजमेंट में, वो आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो हम 3 टाइप के अरेंजमेंट पढ़ेंगे सॉलिड्स के पार्टिकल की, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 1 डायमेंशन पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्या होगी, एक ही डायमेंशन लेना है हमें। ठीक है, तो आपके जो भी पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से अरेंज होंगे, ओनली 1 डायमेंशन। ये आपकी पैकिंग इन 1 डायमेंशन है, क्योंकि एक ही डायमेंशन में सॉलिड जो है ग्रोथ कर रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, एक उसके पहले जान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स टचिंग एन एटम थ्री डायमेंशनली is known as coordination number। इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, कि किसी भी एटम को और कितने एटम्स उसके आसपास के टच कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स टचिंग एन एटम 3 डायमेंशनली इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कि किसी भी एटम को 3 डायमेंशनली और कितने एटम्स टच कर रहे हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी जब 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट ही नहीं है, पैकिंग ही नहीं है, 1 डायमेंशन है, तो इसमें हम देखिए किसी भी एटम को आप देख लीजिए और ये देखिए कि उसको और कितने एटम्स टच कर रहे हैं। मान लीजिए इस एटम की हम बात करते हैं, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, एक तो ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है। तो पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा।
क्योंकि किसी भी एटम को, इसको ले लीजिए, कितने टच कर रहे हैं, एक ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 2, ठीक है, एक ये, तो वन डायमेंशन में हमेशा कितने एटम्स टच करते हैं दूसरे एटम को, 2 एटम टच करते हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। समझ आई बात, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशन इज 2, ठीक है। उसके बाद हम वन डायमेंशन पैकिंग इन वन डायमेंशन इतना ही खेल है, ठीक है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखिए, जो हमने क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन की, बहुत सिंपल थी, ठीक है। पार्टिकल सीधे एक रो में अरेंज थे, ठीक है, ये आपकी 1 डायमेंशन में पैकिंग हो गई, ठीक है। लेकिन जो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है, ये 2 तरह से हो सकती है। कितनी तरह से हो सकती है, 2 तरह से हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट वे हम कैसे पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, कैसे पार्टिकल्स को पैक कर सकते हैं, तो जान लेते हैं। फर्स्ट वे क्या रहेगा हमारे पास, देखिए आपने ये उठाया, ठीक है, अब मुझे एक्स एक्सिस भी लेनी है और वाई एक्सिस भी, क्योंकि मेरे पास 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो मैंने पैकिंग स्टार्ट की जैसे मैंने 1 डायमेंशन में की थी, ये ऐसे। अब क्योंकि मुझे दूसरी डायमेंशन में भी आगे बढ़ना है, तो मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं बिल्कुल इसके नीचे आगे बढ़ना स्टार्ट करूं, और इस तरह से ये पैकिंग होगी आपकी, ठीक है। ये है पहला रास्ता हमारे पास कि हम ऐसे पैक कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। एक पहले रो के बिल्कुल नीचे, दूसरा रो बिल्कुल वैसा ही, जैसा मान लीजिए इसको ए बोलते हैं रो को, तो अगला भी ए, अगला भी ए, ठीक है। तो इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, ठीक है, देखिए किन्हीं भी जो आपकी पैकिंग के पार्टिकल्स हैं, किन्हीं भी पार्टिकल्स के सेंटर को लीजिए और दूसरे सेंटर से मिला दीजिए। ये मिलाया, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाइए, इसको इसके सेंटर से, क्या बना, स्क्वायर बना, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, ये, ठीक है, ये, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन रहा है, हर बार एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस पैकिंग को क्या बोलता हूं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलता हूं, ठीक है। मैं नहीं, आप भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इस एटम को ले लीजिए, कितने टच कर रहे हैं, एक तो ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, ठीक है। तो कितने एटम्स टच कर रहे हैं एक एटम को, 4, ठीक है। इसकी बात कर लीजिए, एक ये 4, इसकी बात 1 2 3 4, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। इस तरह से, ठीक है। अगर हम 2 डायमेंशन में अरेंज करते हैं और स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं, ठीक है, तब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसके लिए 4 रहेगा, ठीक है। दूसरा रास्ता, कि हम ऐसे ना करके फर्स्ट रो को बिल्कुल सेकंड रो भी फर्स्ट रो जैसा ना बनाकर थोड़ा चेंज कर दें। पहला रो तो सेम रहेगा सबके लिए, थोड़ा अच्छा बनाने की ट्राई कर लेते हैं, वैसे बनता तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए अब मुझे सेकंड रो लेना है, ठीक है। लेकिन सेकंड रो में इसकी वजह, इस तरह से लेने की वजह क्या करूंगा, जो सेकंड रो के स्फीयर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उनको मैं इसके डिप्रेशंस में रख दूंगा। फर्स्ट वाले के थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है, उसको इसके डिप्रेशंस में रख दूंगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो रो होगा उसको इसके डिप्रेशंस में रख दूंगा,
नेक्स्ट जो आएगा उसको इसके डिप्रेशंस में रख दूंगा। यानी कि आपको जो भी अगला आपका रो बनेगा वो उसको किस तरह से अरेंज करना है, पीछे वाले रो के डिप्रेशंस में। इसको बोलते हैं डिप्रेशन, इसको दो पार्टिकल्स के बीच का ये जो होता है इसको डिप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी ऐसे ही इस तरह से पार्टिकल आ जाएगा, इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसमें टच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कितना होगा। ठीक है, पहली तो बात ये जानी थी, देखिए ये किस तरह की पैकिंग कहलाएगी। जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, आप सेंटर्स मिलाइए, दो एटम्स के मिलाते चले जाइए। इसका मिलाया, इसका मिलाया, फिर इनका मिलाइए, इनका मिलाइए, ये और ये क्या बन रहा है, ये हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागन बन रहे। ठीक है, ये एक हेक्सागन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, कौन सी पैकिंग होगी, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। दो तरह से हम अरेंज कर सकते हैं इसमें पार्टिकल्स को। पहला हमारे पास रास्ता है कि जो हमारा फर्स्ट रो है, दूसरा रो भी हम बिल्कुल उसके जैसा ही वैसे ही उसके नीचे रखते चले जाएं। लेकिन दूसरा हमारे पास रास्ता जो है ये कहलाएगा, फर्स्ट वाला कहलाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा जो हम पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं वो पहले वाले रो के डिप्रेशंस में, पहले वाले रो के पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल्स के डिप्रेशंस जो बनता है उसमें हमें अपने सेकंड रो के पार्टिकल को फिक्स करना है। ठीक है, और इस तरह से हमें जो एक मिलेगा वो मिलेगा हेक्सागन। इसीलिए इस पैकिंग को बोला जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका। ठीक है, देख इसी एटम को देख लो कितने टच कर रहे हैं। एक तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। ठीक है, किसी और को भी देख लीजिए, इसको देखो कितने टच कर रहे हैं। ये तो थोड़ा साफ नहीं बनाया हमने। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये यहां पर टच करेगा। ठीक है, तो 6 ही इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। समझ आ गई बात। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब बात करनी है हमें क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जो कि अभी हम नहीं करेंगे।